हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं दीपक सांगवान आपका स्वागत करता हूँ इंडिया एट ग्लांस बाय प्रयास क्लासेस में। तो अभी तक हम जो वीडियो लेक्चर्स ले रहे थे वो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड थे, पॉलिटिकल सिस्टम पे थे। लेकिन आज से हम हिस्ट्री ऑफ इंडिया भी शुरू कर रहे हैं। तो आज का जो पहला लेक्चर होगा वो स्टार्ट करेगा एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है। अब बेसिकली समझ लेते हैं कि हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, हिस्ट्री क्या होती है, इतिहास क्या है। इतिहास बेसिकली अगर देखा जाए बहुत छोटे लेवल पे अगर जाके देखोगे तो पास्ट में जो भी इंसिडेंट हुआ है वो सारा का सारा इतिहास है। ठीक है, वो सारी हिस्ट्री है। जैसे मान लीजिए कल मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड किया और उसको अपलोड किया। ठीक है, तो कल की डेट की अगर मैं बात करूं तो वो मेरा प्रेजेंट जो है सिनेरियो है। लेकिन आज मैं उस चीज को देखता हूं तो वो मेरी हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ वन डे। जैसे 1998 में मैं पैदा हुआ, दैट इज हिस्ट्री ऑफ माइंड। ठीक है। तो वैसे ही हिस्ट्री जो है वो तीन तरीके से डिवाइड की जाती है। फर्स्ट इज एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है। तो एंशिएंट हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो एंशिएंट हिस्ट्री बेसिकली जब ओरिजिन ऑफ अर्थ है, ठीक है, जब पृथ्वी बनी या पृथ्वी पर जब लाइफ फॉर्म आया तब से लेके और जब तक फेडरलिज्म इंट्रोड्यूस नहीं होता। ठीक है, सामंतवाद जब तक नहीं आता है किसी भी सोसाइटी में तब तक उस सोसाइटी का एंशिएंट पीरियड चल रहा होता है। लेकिन जैसे ही सामंतवाद या फेडरलिज्म इंट्रोड्यूस हो जाता है तो वहां से लेके और क्या शुरू हो जाता है, वहां से मेडाइवल या मध्यकालीन जो इतिहास है वो शुरू हो जाता है। उसके बाद जब देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री कब से शुरू होती है, तो मॉडर्न हिस्ट्री बेसिकली जब ये रिलीजियस रिफॉर्म हो जाते हैं, जब धार्मिक पुनर्जागरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तब से हम मानते हैं कि इस सोसाइटी का मॉडर्न हिस्ट्री का जो पीरियड है वो शुरू हो गया है। अब इसी को समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक यूरोप ले लीजिए, एक एशिया ले लीजिए। ठीक है। एशिया में जिस टाइम मेडाइवल पीरियड चल रहा था उस टाइम यूरोप में जो है वो क्या इंट्रोड्यूस हो गया था, मॉडर्न पीरियड इंट्रोड्यूस हो गया था। ठीक है। अगर हम ये देखें, अगर हम सिर्फ साल को अगर प्राइमरी क्राइटेरिया मान रहे होते तो जिस टाइम पे यूरोप में शुरू हुआ है उसी टाइम पे इंडिया में शुरू होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों में 400 सालों का गैप है। तो क्राइटेरिया ईयर्स का तो नहीं है। तो क्राइटेरिया किस चीज का है? क्राइटेरिया है कि अगर फेडरलिज्म, सामंतवाद कहीं इंट्रोड्यूस हो गया है तो वो मेडाइवल हिस्ट्री की शुरुआत कर देता है। और अगर कहीं रिलीजियस रिफॉर्म हो गया, धार्मिक पुनर्जागरण की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं क्या, कि मॉडर्न हिस्ट्री का पीरियड जो है शुरू हो गया है। आज हम शुरू कर रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री, और एंशिएंट हिस्ट्री में भी स्टोन एज की आज हम एक छोटा सा लेक्चर लेंगे और उसमें हम स्टोन एज की बात करेंगे कि स्टोन एज बेसिकली क्या है। स्टोन एज की जब हम बात करते हैं तो स्टोन एज पत्थरों का युग, पाषाण काल। ठीक है। अब पत्थरों के युग से हमारा क्या मतलब है? पत्थरों के युग से हमारा मतलब ये है कि वहां पर जो भी मेजर फैसिलिटीज होंगी, जैसे स्टोन एज की जब हम बात करते हैं तो वहां पे हंटर्स लोग होते थे, गैदरर्स होते थे। ठीक है। तो क्या हुआ, शिकारी लोग रहते थे। अब शिकार करने के लिए क्या चाहिए? हथियार चाहिए। ठीक है। तो ऐसा तो था नहीं कि वहां पर कोई स्नाइपर राइफल लेके बैठा था कि हाँ शूट कर दिया, ऐसा तो था नहीं। वहां पर अस्त्र चलते थे। ठीक है। हैंड आर्म्स जो होते थे वो चलते थे। ठीक है। तो हैंड आर्म्स में भी किस तरीके के आर्म्स होते थे? वो बेसिकली पत्थरों से बने हुए होते थे। जैसे पत्थरों को नुकीला कर दिया, शार्प कर दिया। ठीक है। तो उस तरह के जो वेपन्स थे, तो पत्थरों से बने हुए जो भी वेपन्स थे वो उस युग में थे। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए रिसाइडिंग प्लेस की बात कर लें कि कहाँ वो लोग रह रहे हैं, तो उन लोगों का जो प्राइमरी रेजिडेंस था वो भी नेचुरल केव्स का था। नेचुरल केव्स कैसे बनती हैं? जैसे पहाड़ों में कोई कटाव हो गया तो गुफा बन गई। ठीक है। तो बेसिकली इनकी जो पूरी स्टडी है वो कहीं ना कहीं पत्थरों से रिलेटेड थी। ठीक है। तो इसलिए इसको कहा जाता है स्टोन एज, पाषाण काल। ठीक है। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। स्टोन एज को समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे कि प्लिस्टोसीन और होमोसीन क्या होता है। अब बेसिकली अगर प्लेस्टोसीन और होमोसीन की बात करें तो ये टाइमलाइंस है। ठीक है। अब टाइमलाइंस का मतलब क्या हुआ? प्लेस्टोसीन एरा कौन सा एरा है? प्लेस्टोसीन एरा है कि जब हम आइस एज की बात करते हैं, जहां पूरा जो इलाका है वो बर्फीला इलाका है।
अर्थ का टेम्परेचर इतना कम है कि वहां बर्फ जमी हुई है, ठीक है। तो उस एरा को हम क्या कहते हैं, प्लेस्टोसीन एरा कहते हैं। आइस एज का जो एरा है उसको प्लेस्टोसीन एरा कहते हैं। उसके बाद धीरे 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 क्या हुआ कि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लगा, तो बढ़ा हुआ टेम्परेचर क्या करेगा, बेसिकली जो बर्फ वहां जमी हुई है उसको पिघलाएगा, ठीक है। और बर्फ जब पिघलनी शुरू हो गई, जब बर्फ पिघल गई तो उसके बाद जो है एक प्रॉपर एनवायरनमेंट बिल्ट होने लगा, जहाँ पेड़ पौधे भी हुए, जहाँ एग्रीकल्चर भी हुआ, ठीक है। तो उस एरा को हम कहते हैं होमोसीन एरा, जिसको हम ट्रॉपिकल टाइम बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लिथिक एजेस की। लिथिक का मतलब होता है स्टोन। तो स्टोन एज जो है उसमें कुछ अलग अलग कैटेगरीज बनाई। तो कितनी कैटेगरीज बनाई, 3 कैटेगरीज बनाई, ठीक है। और बेसिकली आप जब हिस्ट्री को डिटेल में समझोगे तो उसमें बेसिकली जब भी आप कैटेगरी करोगे तो आपको 3 या 4 ही कैटेगरी मिलेंगी, इससे ज्यादा कैटेगरी आपको हिस्ट्री में देखने को नहीं मिलती है। मतलब ब्रॉड कैटेगरी, इसके अंडर जैसे पेलियोलिथिक है तो पेलियोलिथिक भी अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली मेजर जो क्लासिफिकेशन होगा वो 3 या 4 ही होगा, ठीक है। अब लिथिक एजेस की बात करें तो लिथिक मतलब स्टोन एजेस कितने तरह के हुए, तो स्टोन एजेस बेसिकली 3 तरह के हुए। फर्स्ट वन इज पैलियोलिथिक एज, सेकंड इज मेसोलिथिक एज, थर्ड इज नियोलिथिक एज। पी फॉर पैलियोलिथिक एंड पी फॉर प्रिमिटिव स्टोन एज। जो बहुत पुराना पाषाण काल है उसको हम कहते हैं पैलियोलिथिक एज, ठीक है। उसके बाद मेसोलिथिक की बात करते हैं। मेसो, एम फॉर मेसोलिथिक एंड एम फॉर मिडल ऑफ द स्टोन एज, ठीक है। पी पैलियोलिथिक, पी प्रिमिटिव, एम मेसोलिथिक, एम मिडल, एन नियोलिथिक, एन न्यू। तो प्रिमिटिव स्टोन एज, फिर मिडल स्टोन एज, फिर न्यू स्टोन एज। तो ऐसे क्लासिफाई किया गया है। अब इनके बारे में डिटेल में हम समझेंगे कि पैलियोलिथिक क्या होता है, मेसोलिथिक क्या होता है, नियोलिथिक क्या होता है। लेकिन आज हम सिर्फ इसके बारे में समझ रहे हैं, एक डिस्कशन ले रहे हैं कि ये चीजें क्या है, ठीक है, ताकि आगे इनको समझने में हमें दिक्कत ना आए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सोर्सेज ऑफ स्टडी की। तो स्टडी के क्या क्या सोर्सेज हैं। किसी चीज को अगर आपको समझना है तो उसकी स्टडी करनी होगी। स्टडी के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है, हमें सोर्सेज पता होने चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो पहला जो सोर्स है वो है माइथोलॉजी। माइथोलॉजी का मतलब क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मेरे जो दादाजी हैं उन्होंने मुझे कोई चीज बताई, ठीक है। मैंने अपने बच्चों को बताई, उन्होंने अपने बच्चों को बताई, ठीक है। तो उनका जो आइडिया था वो मुझ में दिया गया और मैंने वो आइडिया पास ऑन कर दिया अपनी अगली जनरेशन में, ठीक है। तो ये जो ओरल ट्रांसमिशन ऑफ आइडियाज एंड नॉलेज है इसको हम कहते हैं माइथोलॉजी। और माइथोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो माइथोलॉजी सिर्फ एक बिलीफ सिस्टम है, एक मान्यताएं हैं, ठीक है, कि उस टाइम के लोगों ने ये माना और इसको हमने पास ऑन कर दिया, ठीक है। अब बहुत सी चीजें हैं जो मतलब पुराने टाइम में लोग मानते थे, ठीक है, लेकिन आज वो कहीं ना कहीं गलत हो जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। अगर बिल्ली रास्ता काट ले तो रोड क्रॉस नहीं करना चाहिए, नॉर्मल है, ठीक है, हर घर में सिखाया जाता है। अब इसका जो फिनोमिना है वो समझिए आप क्या था। पहले के टाइम पे इतने फास्ट मूविंग व्हीकल्स नहीं हुआ करते थे, ठीक है। और जो कैट फैमिली है, ये कैट फैमिली जो है वो ग्रुप में ट्रेवल किया करती है। इनका जो बेसिक टेंडेंसी है वो ग्रुप में ट्रेवल करते हैं, ठीक है। आप शेर को देख लीजिए, ठीक है, उसके अलावा आप बिल्ली को देख लीजिए, टाइगर देख लीजिए, ये सब लोग क्या है ग्रुप में ट्रेवल करते हैं, ठीक है। बेसिकली अभी हमें जो अर्बन एरियाज हैं उनमें ऐसा सिनेरियो देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जब आप जंगलों में जाएंगे तो आपको ये चीज देखने को मिल जाएगी कि जो कैट फैमिली है वो ग्रुप में ट्रेवल करती है। और ग्रुप में भी कैसे, जैसे मान लीजिए कोई पेरेंट कैट है, ठीक है, वो पहले निकलेगी, वो जो है एरिया को देखेगी, चारों तरफ से एग्जामिन करेगी कि ये एरिया मेरे जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, मेरे जो बच्चे हैं उनके लिए सेफ है या नहीं है, ठीक है। तो पहले वो क्रॉस करेंगे, उसके साथ साथ उनके बच्चे क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता था कि अगर कोई भी बिल्ली या कैट फैमिली का कोई भी मेंबर अगर रोड क्रॉस कर रहा है तो उस टाइम आपको रुक जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उसके जो अपब्रिंगिंग्स हैं, जो चाइल्ड हैं, ठीक है, जो नेक्स्ट जनरेशन है, या उसके अगर और कोई क्राउड किसी के साथ है तो वो भी वहां से पास ऑन होने वाला होता है, तो उस केस में डेंजर सिचुएशन बन जाती है, इसलिए आपको रुक जाना चाहिए।
लेकिन आजकल के लोगों को ये माइथोलॉजी जो है वो प्रमोट तो कर दी गई, लेकिन इसका रीजन नहीं बताया गया। ठीक है, तो आज के लोग इसको एक जो है अंधविश्वास की तरह मानते हैं कि बिल्ली ने रास्ता काट लिया है तो अब आगे नहीं जा सकते। ठीक है, तो रुक जाते हैं लोग कुछ देर के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए हम माइथोलॉजी जो है, बिलीफ सिस्टम जो है, उसको हम एक परमानेंट सोर्स ऑफ स्टडी इस केस में नहीं मानते हैं। ठीक है, क्योंकि माइथोलॉजी जो है ये टाइम के साथ डिस्टॉर्ट होती गई, लोगों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से इस चीज को जैसे उन्हें ठीक लगा उन्होंने समझा। ठीक है, तो इसको हम एक कॉन्क्रीट सोर्स ऑफ स्टडी नहीं मानते हैं, लेकिन चूंकि ये भी एक वे ऑफ स्टडी है तो इसको यहाँ बताना जरूरी हो गया था। नेक्स्ट स्टडी पे चलते हैं, दैट इज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के प्रोस्पेक्टिव से। जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तब आपको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की नॉलेज होनी चाहिए। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या होते हैं? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जैसे मान लीजिए टेबल है, ठीक है, इसको मैं 10 साल के लिए यहीं अनयूज छोड़ देता हूँ, इसका मैंने कोई इस्तेमाल नहीं किया, इसको यहीं छोड़ दिया, तो 10 साल के बाद जब आके देखूंगा तो क्या होगा? यहाँ पर डस्ट होगी, मड की लेयर होगी, ठीक है, वो सारी जमने शुरू हो जाएंगी। और इसको मैं अगर हजारों सालों तक ऐसा छोड़ दूं तो क्या होगा? ये इसके ऊपर इतनी डस्ट, इतना जो है मड जमा हो जाएगा कि ये जो लेवल है, जो अर्थ का लेवल है, वो कहीं ना कहीं इससे ऊपर आ जाएगा और ये बरी हो जाएगी, जमीन में धंसती हुई चली जाएगी। ठीक है, अब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो हैं वो कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं? जैसे मान लीजिए कोई भी जगह है, वहां खुदाई की गई, वहां कोई पुरानी चीज निकल के आई, ठीक है, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो होता है उनका बेसिकली काम यही होता है कि वो खुदाई करें और पुरानी चीजों को निकालें, उनकी स्टडी करें और उनसे हमें एक आइडिया मिल जाए कि पुराने लोग जो थे, हमारे एंसेस्टर्स जो थे, वो किस तरह सरवाइव करते थे, क्या उनका जो है वो किस तरीके से रह रहे थे, क्या कौन से टूल्स यूज कर रहे थे, क्या उनका बॉडी स्ट्रक्चर था। तो इन सब चीजों की डिटेलिंग जो है वो हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से मिलती है। तो पहला आर्कियोलॉजिकल सोर्स हम देखते हैं और मोस्ट डोमिनेंट जो है वो है टूल्स। ठीक है, कि वहां पर किस तरह के औजार यूज किए जा रहे थे, किस तरह के जो है वेपन्स यूज हो रहे थे। ठीक है, इन सब की डिटेलिंग हमें टूल से मिल जाती है। जैसे जमीन में खुदाई की, वहां से कोई टूल निकल के आया, जैसे मान लीजिए कोई पत्थर का टूल निकल के आया नुकीला, ठीक है, अब उसकी स्टडी की जाती है कि वो किस यूज में आता होगा, उसकी माइक्रो एनालिसिस की जाती है। ठीक है, कि ये क्या क्या काम कर सकता है, क्या इसका पर्पज रहा होगा, किस चीज की इस पे डिपोजिशन है, तो वो सारी चीजें कैलकुलेट करने के बाद हम एक आइडिया लेते हैं कि ये टूल मे बी इस पर्पज के लिए यूज आता होगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं माउंट्स। माउंट्स क्या होते हैं? जैसे मैंने एग्जांपल के लिए आपको समझाया था, ये टेबल है, ये जमीन में गड़ गई है, जमीन में धंस चुकी है। ठीक है, तो अब क्या होगा? जैसे मान लीजिए कोई पुरानी सभ्यता है, ठीक है, और वो किसी भी क्लाइमेटिक चेंज की वजह से या किसी और भी रीजंस की वजह से वो वैसी की वैसी छोड़ दी गई। ठीक है, वहां से लोग माइग्रेट हो गए, वो वैसी की वैसी है, उसका कोई यूज नहीं आ रहा है, तो वो भी क्या होगा? धीरे 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 लेयर्स उस पर जमनी शुरू हो जाएंगी, चाहे वो जो है सैंड की लेयर्स हो या मड की लेयर हो, स्लिट्स हो, ठीक है, वो जमनी शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो वहां पर अगर आप खुदाई करोगे तो वहां पर खुदाई दो तरीके से हो सकती है, या तो आप हॉरिजॉन्टली खुदाई करो, ठीक है, या आप वर्टिकली डेप्थ की ओर खुदाई करो। ठीक है, अब इन दोनों का अलग अलग रीजन होते हैं। जैसे मान लीजिए अर्थ सर्फेस से 25 मीटर नीचे आपको कोई सभ्यता मिलती है, ठीक है, अब 25 मीटर नीचे आपको सभ्यता मिल गई है, अब आप हॉरिजॉन्टली उसको एक्सकेवेट करेंगे, खुदाई करेंगे हॉरिजॉन्टली, तो आपको क्या मिलेगा? उसी रीजन में उस टाइम पे कितने एरिया में ये जो है सभ्यता फैली हुई थी और किस किस इलाके में क्या क्या चीजें यूज होती थी, क्या क्या यहाँ के पर्पजेज होते थे। ठीक है, इन सब की जानकारी आपको हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन से मिल जाएगी। अब अगर वर्टिकल एक्सकेवेशन की बात करें कि ये क्यों होता है, तो ये इसलिए होता है कि मान लीजिए आज मैंने कोई चीज यहाँ छोड़ी, वो जमीन में धंस गई, ठीक है, 1000 साल बाद में कोई और चीज यहाँ पर रखता हूँ, उसको फिर अगले 1000 साल के लिए छोड़ देता हूँ, तो क्या होगा? वो भी तो दबनी शुरू होगी, लेकिन जो बाद में चीज रखी गई थी वो ऊपर होगी, जो पहले रखी थी वो नीचे होगी। ठीक है, यही होगा। तो अब इसमें क्या होता है कि जब आप डेप्थ में खुदाई करते हो, आपको एक चीज मिली, आपने और नीचे खोदना शुरू किया, आपको कोई और चीज मिली, ठीक है,
तो उससे हमें एक टाइमलाइन का अंदाजा हो जाता है कि ये जो चीज ऊपर मिली है ये पहले मतलब अभी रिसेंट में यूज आती होगी, और जो नीचे मिली है ये बहुत पहले के जो टाइम है वहां पर ऐसी चीजें यूज होती होंगी। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सकेवेशन हमने समझ लिया है कि क्या होता है। उसके बाद हम समझते हैं बरियल्स। बरियल से एक आइडिया मैं आपको दे देता हूँ कि क्यों यूज होता है। जैसे मान लीजिए पहले के जो लोग थे जो मर जाते थे तो उनको क्या है दफनाया जाता था। ठीक है, अब दफनाया जाता था तो उनके साथ कुछ चीजें एडिशनल रखी जाती थी। जहां भी उनको दफनाया गया जो गड्ढा खोदा उसमें बहुत सी चीजें रखी जाती थी। जैसे मान लीजिए एक मटके का घड़ा है, उसमें जो है वो गेहूं चावल भर के रख दिए। ठीक है, कोई ज्वेलरी रख दी। ठीक है, उसके अलावा मान लीजिए कोई और आर्ट फ्रेम वगैरह रख दिया। ठीक है, पीने का पानी रख दिया। तो ये सब चीजें जो है क्यों रखी जाती थी, क्योंकि उस टाइम का एक बिलीफ सिस्टम था कि इस इंसान की जीवन जो है वो इस पृथ्वी पर खत्म हो चुका है, लेकिन इसके बाद कहीं और इसका नया जीवन शुरू होगा, तो ये चीजें जो है ये इसकी मदद करेंगी वो जीवन शुरू करने के लिए। ठीक है, तो उनका एक कॉन्सेप्ट था लाइफ आफ्टर डेथ, कि मरने के बाद एक नई जिंदगी होगी, उसमें ये चीजें जो है ये शुरुआत करने के लिए एक माध्यम बनेंगी। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट है बरियल्स के बारे में। ऐसे और भी कई कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हम जब बरियल्स पढ़ेंगे तब हम डिटेल में समझेंगे कि उनका क्या मीनिंग होता है। जब हम और एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो एनिमल्स और ह्यूमंस हैं उनकी बोन्स जो है वो भी मिलती हैं, तो वो भी स्टडी का पार्ट है। कैसे? जैसे मान लीजिए अगर मैं स्टोन एज की ही बात करूँ तो यहाँ पर क्या है, मेजर ऑक्यूपेशन क्या था? ऑक्यूपेशन तो क्या था, मीन्स वो अपना खाना जुटाने के लिए मेहनत कर रहे थे, ऑक्यूपेशन तो क्या ही था वहाँ। ठीक है, तो वो क्या कर रहे थे, बेसिकली हंटिंग और गैदरिंग कर रहे थे। ठीक है, जो मेल लोग थे वो हंटिंग कर रहे थे, जो फीमेल्स थी वो उसको कलेक्ट कर रही थी, गैदर कर रही थी। ठीक है, और फिर उनको जो है वो मीट खा रहे थे, चाहे वो कच्चा खा रहे थे या फायर का जब आविष्कार हुआ तो उसके बाद उसको पका के भी खाने लगे। तो बेसिकली ऐसे वो अपनी फूडिंग अरेंज कर रहे थे। तो हंटिंग करने के लिए क्या होगा, आपको जानवरों के पीछे भागना होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको जानवरों के पीछे भागना होगा। ठीक है, अब अगर आपको भागना है तो आपके जो पैर की बोन्स हैं, जो मसल्स हैं, वो स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, तभी तो आप कैच कर पाएंगे, उस स्पीड को मैच कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि पुराने टाइम के जब आप लोग देखोगे उनके जो अगर मान लीजिए पैर बहुत ज्यादा यूज में आ रहे हैं तो उनके पैर की मसल्स या बोन्स जो होंगे वो बहुत स्ट्रांग होगी, कॉन्क्रीट होंगी। ठीक है, उसके अलावा जब आप देखेंगे कि अगर मान लीजिए कोई एग्रीकल्चर के फील्ड में है तो उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होगा और जो प्रेजेंट डे आज के लोग हैं उनके बॉडी स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। ठीक है, पहले के लोगों के पूंछ होती थी, अभी पूंछ नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें समझने की हैं कि वहां का बॉडी स्ट्रक्चर क्या था, वहां का खान पान किस तरह का रहा होगा, वहां का क्या ऑक्यूपेशन रहा होगा, क्या काम वो करते होंगे कि उनकी इस पार्ट की मसल जो है वो मजबूत है, बोन्स जो है वो मजबूत है। तो ये सारी जो स्टडी है ये एनिमल और ह्यूमन रेसिडुअल्स जो है उनकी बात करती है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो फ्लोरल हो गया, जो प्लांट रिमेन्स हैं, जो फ्लोरल रिमेन्स हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप अगर देखेंगे तो बर्फीले इलाके में किसी अलग तरह के प्लांट्स होते हैं। ठीक है, जो अगर आप समुद्र देखेंगे तो समुद्र में कुछ अलग तरह तरीके के प्लांट्स होते हैं। आप अगर नॉर्मल एनवायरनमेंट देखेंगे, साउथ इंडिया का एनवायरनमेंट देखेंगे तो वहाँ कुछ अलग तरह के प्लांट्स होंगे। आप अगर मध्य प्रदेश में जाएंगे तो वहाँ कुछ अलग होगा। ठीक है, तो बेसिकली फ्लोरल रिमेन्स हमें उस एरिया की, उस जोग्राफिकल लोकेशन की उस टाइम पर क्या कंडीशन रही होगी इसके बारे में आइडिया देता है कि क्लाइमेट का चेंज जो है वो किस तरह से काम कर रहा है। ठीक है, इसके बाद हम ज्वेलरीज की बात कर लेते हैं। जैसे हमारे पास आयरन एज हुआ जिसमें आयरन की ज्वेलरीज हुई, लोहे की ज्वेलरीज थी। ठीक है, उसके बाद कॉपर की आई, उसके बाद फिर सोना आया, उसके बाद और भी बहुत सी चीजें, कहीं पहले पत्थरों की ज्वेलरी थी, कहीं पेड़ पत्तों की जो फूल थे या उनकी ज्वेलरी बनाई जाती थी। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग टाइम पे अलग अलग टाइप की ज्वेलरी जो है वो यूज की जाती थी, तो यहाँ से भी हमें एक आइडिया मिलता जाता है। उसके अलावा हमारे जैसे वेपन्स हो गए कि किस तरह के वेपन्स हैं, या पत्थर से बने हैं, मेटल से बने हैं, मेटल है तो भी किस तरीके का मेटल है, कौन सा पीरियड चल रहा होगा। ठीक है, तो ये सारी जो जानकारी है वो हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से मिलती है। इसके अलावा भी बहुत सी चीजें होती हैं जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अंडर आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं लिटरेरी सोर्सेज में। अब लिटरेरी सोर्सेज क्या होते हैं?
सबसे पहले हम समझ लेते हैं इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं। इंस्क्रिप्शंस का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कहीं पर भी कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। अब इंस्क्रिप्शंस का मतलब क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई एक्स पर्सन है, उसने वाई को मारा है, ठीक है, जान से मार दिया, ठीक है, चाहे वो पॉलिटिकल रिवेंज हो या किसी भी तरह का कोई भी मैटर हो, तो लोग क्या करेंगे, उसको कहीं ना कहीं लिख देंगे, ठीक है। जैसे अगर हम देखें अशोक स्तंभ देख लो, ठीक है, सारनाथ पिलर देख लो, ठीक है, वहां पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, वो किस वॉर में जीता गया था, कौन से एरिया में ये बनाया गया था, किस राजा ने बनवाया था, वो सारी डिटेलिंग जो है वो इंस्क्रिप्शंस में मिल जाती है, ठीक है। इसके अलावा और एग्जांपल आप देखो कि अगर मान लीजिए किसी राजा को कोई जमीन डोनेट करनी है या किसी को देनी है, अलॉट करनी है, उस केस में क्या होगा, उस केस में जैसे तांबे के प्लेट है, उसके ऊपर लिखवा दिया, ठीक है, या अगर मान लीजिए कोई सोने की प्लेट है, उस पर लिखवा दिया, ठीक है। तो ये सारे जो इंस्क्रिप्शंस हैं, इसके अलावा अगर आप देखोगे तो कुछ टाइम ऐसा भी था जहाँ पत्थरों पे लिखा जा रहा था, ठीक है। उसके अलावा आप देखोगे तो पेड़ के पत्तों पे लिखा जाता था, पेड़ की छाल पे लिखा जाता था, ठीक है। जैसे अगर आप स्टोन एज की बात कर ले तो पेलियोलिथिक एज जो थी, जो आपकी रिसेंट पेलियोलिथिक एज है, उसमें आप देखोगे कि वहां पर केव्स के अंदर पेंटिंग्स बनाई गई, रॉक पेंटिंग बनाई गई, तो वो भी एक आर्ट एंड कल्चर के फॉर्मेट को दर्शाता है, ठीक है। तो इस तरह से इंस्क्रिप्शन जो है वो एक लिटरेरी सोर्स के तौर पे काम करता है कि वहां एक लिटरेचर एग्जिस्ट करती थी, ठीक है। इसके अलावा आप देखो ट्रेवलर्स अकाउंट्स जो होते हैं, जो विदेशी लोग आए इंडिया में, ठीक है, उन्होंने किसी चीज के बारे में लिखा, इंडिया के कल्चर के बारे में लिखा। तो अब बेसिकली यहाँ एक डाउट है कि क्या इंडिया के लोग इंडिया के बारे में नहीं लिख रहे थे, लिख रहे थे, तो फिर हम ट्रेवलर्स के अकाउंट्स को मोर प्रिसाइज क्यों मानते हैं? इसका रीजन ये है कि जैसे मान लीजिए आप एक सोसाइटी में रह रहे हैं, ठीक है, उस सोसाइटी में कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको पता है कि ये ऐसी हैं, ठीक है, और इसका रीजन ये है, और आप ये भी जानते हो कि इस चीज के बारे में अभी के जो लोग हैं वो सभी जानते हैं इस चीज को, ठीक है। तो क्या आप वो चीज अपनी बुक में लिखना पसंद करेंगे? नहीं, आप नहीं करेंगे उस चीज को, ठीक है। अब उस टाइम पे लोगों ने ये नहीं देखा कि आने वाला जो टाइम है, जो फ्यूचर है, वो इन चीजों को कैसे समझेगा, उसके बारे में उन्होंने डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। लेकिन अगर कोई मान लीजिए बाहर से कोई पर्सन इंडिया में आया, जैसे मेगस्तीनस आया, ठीक है, उसके बाद मेगस्तीनस ने इंडिका लिखी, ठीक है, अल बरूनी आया, अल बरूनी ने भी बहुत सारी किताब लिखी, इबन बटूटा आया, उसने भी बहुत किताबें लिखी, ठीक है, इंडिया के कल्चर को लेके। जैसे मान लीजिए अल बरूनी है, उन्होंने सती प्रथा के बारे में लिखा, तो सती प्रथा उस टाइम का एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो इंडिया के जो लोग थे वो सब जानते थे इस चीज के बारे में, अवेयर थे कि सती प्रथा क्या होती है, ठीक है। लेकिन अल बरूनी के लिए जो अभी सती प्रथा इंडिया में चल रही थी उस टाइम, अल बरूनी के लिए वो बहुत नई चीज थी, ठीक है। और अगर कोई बहुत नई चीज है तो वो उस चीज के बारे में लिखना चाहेगा, वो उस चीज को समझना चाहेगा, ठीक है। तो उन्होंने उसका डिटेल्ड जो एक्सप्लेनेशन है वो सती प्रथा का अपने बुक्स में लिखा, ठीक है। इंडिया के कल्चर के बारे में बात की, इंडिया की लैंग्वेजेस के बारे में बात की, ठीक है। तो इसलिए ट्रेवलर्स के जो अकाउंट है वो बहुत ही प्रिसाइज हो जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके लिए वो चीजें नहीं थी, उन्होंने उस पर स्टडी की और उसके बाद उन्हें जो कंक्लूजन मिला उस पर उन्होंने उन चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, ठीक है। अब अगर बात कर लेते हैं कॉइन्स की, बहुत से लोग ये मानते होंगे कॉइन्स जो है वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है, ठीक है, लेकिन हमने इनको लिटरेरी सोर्सेज में लिया है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि कॉइन्स जो है वो कभी भी कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं माने जाते। क्यों नहीं माने जाते? कॉइन्स का मतलब क्या है? कॉइन्स एक तरह से करेंसी है, ठीक है। करेंसी का यूज क्या होता है? करेंसी का यूज होता है कि अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी ट्रेड कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने किसी जगह से कोई चीज मंगवाई और उसके बदले में कुछ कॉइन्स वहां भेजे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई मगध में बैठा है, व्यापारी है, ठीक है, वो मगध के कॉइन्स लेके साउथ इंडिया में जाता है, वहां पर कॉइन्स देता है और सामान लेके वापस मगध में आ जाता है। तो अब वो कॉइन्स जो है वो बरी हो चुके होंगे, अब वो जमीन में दब चुके होंगे, ठीक है। जब खुदाई करके निकाला जाएगा तो देखा जाएगा कि साउथ इंडिया में जो है वो मगध के कॉइन्स पाए गए हैं। तो क्या इसका मतलब आप ये निकाल सकते हो कि मगध का जो एम्पायर था वो साउथ इंडिया तक फैला हुआ था? नहीं।
हो सकता है कोई व्यापारी आया हो जिसने यहाँ पर कोई परचेजिंग की हो और उसकी वजह से ये कॉइन्स जो है वो यहाँ पर हो। ठीक है, तो क्या आप इसको एक कॉन्क्रीट एविडेंस ऑफ हिस्ट्री मान सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं मान सकते। एक और एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है, उसके जो कॉइन्स हैं वो मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी पाए जाते हैं। ठीक है, मेसोपोटामिया के कॉइन्स है वो सिंधु घाटी में पाए जाते हैं। तो ये क्या डिपिक्ट करता है? ये डिपिक्ट करता है कि इन दोनों के बीच में जो है वो ट्रेड रिलेशंस थे। ठीक है, व्यापारिक संबंध थे। इसका मतलब ये नहीं है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है या मेसोपोटामिया जो सभ्यता है ये दोनों एक दूसरी सभ्यताओं के हिस्से थे, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये हिस्ट्री डिपिक्ट नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ इतना बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है एक व्यापारिक संबंध बना हुआ था। ठीक है, तो इसलिए हम जो कॉइन्स हैं, जो सिक्के हैं किसी टाइम के, उनको हम सिर्फ एक लिटरेरी सोर्स मानते हैं, सोर्स ऑफ लिटरेचर मानते हैं। उनको हम आर्कियोलॉजिकल सोर्स नहीं मानते, उनको हम कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मानते हैं इस केस में। ठीक है, सो स्टोन एज का जो इंट्रोडक्शन था उसे हम यहीं खत्म करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।